हमारा टॉपिक चल रहा था रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं यू, ए एंड बी। आपने इनके लिए डी मॉर्गन्स लॉ सेटिस्फाई करना है। हमने डी मॉर्गन्स लॉ पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है उसको हमने सीखा था। आपने इसका क्वेश्चन खुद लिखना है कि डी मॉर्गन्स का लॉ क्या था, और बाकी आपको यू, ए और बी की वैल्यू दी हुई है। तो डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह से होता है कि आपने इस साइड पर भी जो आपको दो सेट्स ही होते हैं यूनिवर्सल सेट के अलावा, ए और बी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने वो दोनों सेट लिखने होते हैं और राइट हैंड साइड पर भी आपने वो दोनों सेट लिखने होते हैं। एक साइड पर आप यूज़ करते हैं यूनियन और दूसरी साइड पे आप लगाते हैं इंटरसेक्शन। तो एक साइड पर आपने ऐसे करना होता है कि ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं और दूसरी साइड पे दोनों पर सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लगाना होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे और यहाँ पर यूनियन, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले आपने मालूम करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है, ए की जगह पर आप ए की वैल्यू लिख दें, वो है 1 2 3 20 तक डिजिट्स। उसके साथ आ जाएगा यूनियन, बी की वैल्यू है 1 3 5 19। यूनियन में आपको पता है हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट ए के भी और सेट बी के भी। देखिए सेट बी में भी वही एलिमेंट हैं जो 1 से 20 तक आते हैं। 1 2 3 4 5, 3 और 5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर सारे डिजिट्स हैं, 4 5 अप टू 20 तक सारे डिजिट्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 से 20 तक के डिजिट्स में 1 से 19 तक जो ऑड नंबर है वो भी आएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का। उसके बाद आपने मालूम करना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का। आपको पता है जिस भी नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है हम उसको यू में से माइनस करते हैं। तो ये सेट है ए यूनियन बी का सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप इसको यू में से माइनस करेंगे। आप कहेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। पहले तो आप लिखेंगे बराबर किसके होगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। u माइनस ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब हम लिख देते हैं u की जगह पर आपने ना u की वैल्यू लिखनी है, वो है 1 से 20 तक, 1 2 3 अप टू 20 तक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस, उसके बाद ए यूनियन बी का हमारा आंसर ये था 1 से लेकर 20 तक सारे डिजिट्स। ठीक है, आपने इन दोनों को माइनस करना है। माइनस का मतलब होता है जो डिजिट्स वहाँ पर हैं आप उनको कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से 20 तक है, वहाँ पे भी 1 से 20 तक है, तो सारे डिजिट दूसरे सेट से कैंसिल हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स उस सेट के एलिमेंट से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर रह जाएगा खाली सेट। तो आपके पास ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है खाली सेट। उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने फाइंड करना है राइट हैंड साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए आपको पता है पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और फिर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले मालूम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के। तो आप यहाँ पर यू की जगह यू का सेट लिख देंगे, माइनस ए की जगह यहाँ पर ए का सेट आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस किस तरह से होता है कि आपने यू में से ये वाले डिजिट्स निकाल देने, 2 4 6 यानी इवन नंबर सारे निकाल देने, तो बाकी बचेगा 1 3 5 7 9 11 19। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। फिर आपने मालूम करना है यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट होता है इक्वल u माइनस बी के। तो u की जगह पर आप u का सेट लिखेंगे, माइनस बी की जगह पर आप b का सेट लिखेंगे। b में एलिमेंट्स हैं 1 3 5, सारे ऑड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और यहाँ पर सारे डिजिट्स हैं 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक के डिजिट से हम 1 3 5 7 ये 9 निकाल देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 4 6 8 इवन नंबर बच जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ये आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का और ये आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है हम सेम
देखते हैं कि दोनों में से सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। आपको पता है यहाँ पर सारे ऑड नंबर हैं और यहाँ पर सारे इवन नंबर हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, एक जैसी हो, तो इसका आंसर आ जाएगा खाली सेट। राइट हैंड साइड का भी हमारा आंसर आया था एम्प्टी सेट और राइट हैंड साइड का भी हमारा है खाली सेट, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर इंटरसेक्शन रखेंगे और यहाँ पर यूनियन, बाकी क्वेश्चन सेम होगा। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट इसका, यहाँ पर अंदर अब इंटरसेक्शन है, बाहर यूनियन है। अब हम पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरह से पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। पहले मालूम हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले आप ए की वैल्यू लिख देंगे, वो है 2 4 6 अप टू 20 तक। यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 अप टू 19 तक। इंटरसेक्शन में आपको पता है हम सेम एलिमेंट्स देखते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ से और यहाँ से कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पर इवन है और यहाँ पर ऑड है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट। अब आपका ये आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। असल में आपने मालूम करना था, तो जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है हम उसको यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले हम लिखेंगे यू की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 20 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का हमारा आंसर था खाली सेट, यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस करना यानी 1 से लेकर 20 तक के डिजिट्स में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, क्योंकि सेट खाली है, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20, यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, ये खाली सेट था। तो ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अब इसी तरह से हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यू की जगह आप यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो है 1 2 3 अप टू 20, माइनस करेंगे ए के एलिमेंट से, ए के एलिमेंट्स है 2 4 6 अप टू 20 तक। आप इन दोनों को माइनस करेंगे, देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। यू माइनस ए जब करेंगे तो 2 4 6 सारे ये चले जाएंगे, बाकी बच जाएगा 1 3 5 7 अप टू 19 तक, क्योंकि 20 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। अब आपने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे पीछे किया था। बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी, यू की जगह आप यू के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 अप टू 20, माइनस बी सेट है हमारे पास 1 3 5 19। आपने बुक ओपन करके बैठना है ताकि आप सेट्स देख सकें। अब इन दोनों का आप माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है बी कॉम्प्लीमेंट का। जब आप 1 2 3 में से 1 3 5 निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल 2 बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, अप टू 20 तक आपके इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमारा आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का और ये हमारा आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट का। आपने करना है इन दोनों का यूनियन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हम ये वाला आंसर लिख देंगे, ये है 1 3 5 7 अप टू 19 तक, और यहाँ पर हम यूनियन लेंगे 2 4 बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, 6 अप टू 20 के साथ। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो। यूनियन देखिए इसका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 सारे डिजिट्स आ जाएंगे 20 तक। ठीक है, आधे डिजिट्स यहाँ पर है और हाफ उधर है, 1 2 3 4 अप टू 20 तक। तो देखिए हमारा राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आया था, ये वाला 1 से लेकर 20 तक डिजिट्स, और राइट हैंड साइड का हमारे पास ये है, लेफ्ट का ये था और राइट का ये, दोनों के आंसर सेम आए, 1 से 20 तक सेट आया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ दोनों इसके पार्ट को प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर सेट P is equal to x such that x is equal to 5m and Q is equal to x such that x is equal to 2m. Find P intersection Q. आपको दो सेट्स दिए हुए P and Q, पहले तो आपने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले देखते हैं इनके एलिमेंट्स क्या बनते हैं। उन्होंने कहा है सेट P में आपने क्या लिखना है,
5m आपको फार्मूला दिया हुआ है और m कहाँ से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो आपने m की जगह पर कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, 1 से। 1 2 3, तो पहले m की जगह हम लिखते हैं 1। 5 1 सा क्या हो जाएगा 5, फिर क्या लिखेंगे 2। 5 2 सा क्या हो जाएगा 10, फिर 5 की जगह 3 लिखेंगे, 5 3 सा हो जाएगा 15। इस तरह से ये ऐसे चलता जाएगा अप टू सो ऑन। इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं q का सेट। q के सेट में क्या होंगे, क्यू के सेट में उन्होंने फार्मूला दिया 2m, और m जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट होगा m, तो हम पहले 2 और m की जगह लिखेंगे 1। 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे 2 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, फिर m की जगह लिखेंगे 3 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, अप टू सो ऑन। ये हमारा p एंड q के सेट बन गया। अब आपने फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q। p के नीचे आप p का सेट लिख दें, वो है 5 10 15 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है क्यू के सेट के साथ। क्यू का सेट है 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब देखिए इंटरसेक्शन में हमने लिखने होते हैं सेम एलिमेंट्स। देखिए 5 यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर नहीं है। 10 देखिए 10 यहाँ पर है और इस सेट में भी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 की टेबल है। 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2 3 सा 6 2 4 सा 8 2 5 सा 10, यहाँ पर आएगा अप टू सो ऑन लिखा हुआ 10 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी है तो हम 10 लिख देते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में ये 5 की टेबल है बेसिकली और ये 2 की टेबल है। तो 10 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, यानी 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी। उसके बाद 20 देखें, वो 5 की टेबल से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 20 भी लिखेंगे। इसी तरह से आप 30 भी लिखेंगे। 30 जो है वो 2 के मल्टीपल्स में भी आएगा, यानी 2 की अगर हम करते जाएँ 2 से भी डिवाइड करेगा और 5 से भी डिवाइड करेगा। इस तरह से 40, इस तरह से ये अप टू सो ऑन हमारे आंसर आएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर डिजिट्स कम लिखे थे तो आपको यहाँ पर 20 30 40 नज़र नहीं आ रहे, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिखे, लेकिन इस सेट में मौजूद हैं। 5 के मल्टीपल्स सारे हैं जो 5 की टेबल्स में आते हैं और ये 2 के मल्टीपल्स इसमें सारे हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिडक्ट द फॉलोइंग रिजल्ट। आपको एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो हमने रिव्यू एक्सरसाइज के पहले पार्ट वीडियो के पार्ट में देखे थे, तो उनमें से कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने आंसर निकालना है, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और आपने आंसर बराबर करने राइट हैंड साइड के। तो हम देखें स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है रिव्यू एक्सरसाइज में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस तरह था कि आप ए को पहले ए के साथ लिखेंगे और फिर ए को बी के साथ, यानी बाहर वाले एलिमेंट को ब्रैकेट वाले दोनों एलिमेंट्स के साथ आपने लिखना है। पहले आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए, देखें ब्रैकेट में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर क्या आ गया यूनियन, यूनियन लिखेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखें ए इंटरसेक्शन ए, जब आप ए का इंटरसेक्शन, जब दोनों एलिमेंट सेम हो ना, जैसे यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, अगर आप उसका इंटरसेक्शन लें तब भी ए आंसर आएगा, अगर आप उसका यूनियन लें तब भी ए आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि दोनों सेम है सेट, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और बाकी वैसे यू ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये आपकी ये वाली साइड बन गई ना, हमने ये वाली साइड ली थी और आपका आंसर क्या बन गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आपने बिल्कुल उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लगा देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लगाएंगे, ए यूनियन को लिखेंगे पहले ए के साथ, फिर ए यूनियन को लिखेंगे बी के साथ। देखें ए यूनियन ए, फिर ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ए यूनियन को लिखेंगे बी के साथ, ए यूनियन बी, ठीक है। मैंने आपको बताया जब दो नंबर्स दो सेट सेम हो उनका यूनियन ले या इंटरसेक्शन सेम आंसर आता है, ए ही आ जाएगा, दोनों ए हैं तो बाकी वैसे ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए ये वाला जो हमारा आंसर है ये अब राइट हैंड साइड वाला बन गया है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमने आंसर इसका फाइंड कर लिया है राइट हैंड साइड का। तो इस तरह से हमारे पास हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड
साइड के। इस तरह से पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड एस एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्र माइनस 3 फाइंड जी नॉट। ये आपको सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। जहाँ जिस क्वेश्चन में जी यूज़ होगा उसमें आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, और जिस क्वेश्चन में एस यूज़ होगा उसमें आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है। पहला पार्ट देखें वो है जी ज़ीरो। अब यहाँ पर आप जी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जी है, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्स इज़ इक्वल टू 7x माइनस 2। आपको चाहिए जी ज़ीरो और यहाँ पर है जी एक्स, तो आपने एक्स की जगह पर क्या लिख देना, ज़ीरो। इस पूरी इक्वेशन में जी की जगह हम लिख देंगे ज़ीरो, और यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह ज़ीरो लिखा है तो यहाँ पर भी एक्स की जगह आ जाएगा ज़ीरो, जी ज़ीरो। 7 को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो माइनस 2, तो जी ज़ीरो का हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 करते हैं। वहाँ पर है जी -1। बिल्कुल इसी तरह से हमने जी वाली इक्वेशन लिखनी है, वो है जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब यहाँ पर है x, आपको चाहिए -1, तो x की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे -1, यहाँ पर भी लिख देंगे -1 -2, ठीक है। 7 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 और माइनस, और ये -2, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, और अलामत यानी साइन हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू के साथ वाला, यानी माइनस लगाएंगे g -1, तो ये आपका आंसर आ गया -9। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3 है g -5/3। बिल्कुल ऐसे ही जो g की आपको इक्वेशन दी हुई थी ये वाली आप यहाँ पर लिख देंगे। वो है हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, x की जगह -5/3, तो हम x की जगह यहाँ पर लिख देंगे -5/3, और इस साइड पे भी x की जगह हम लिख देंगे -5/3 और -2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगी -5/3, और आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस बाहर आ जाएगा, 7 5 होते 35 और 3 नीचे, और ये -2। अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं, देखें इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं खुद से, एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। 3 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 रहेगा। 3 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पता है 3, 1 से जिसको भी डिवाइड करें तो वही आंसर आता है, 3 आ जाएगा। 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर है माइनस, ठीक है। -35 और -6 मिलकर कितना होता है -41/3, तो g -5/3 का आंसर हमारे पास आ गया -41/3। अब हम फाइंड करते हैं S1। S की इक्वेशन आपको ये दी हुई है 8x² -3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Sx जो है वो हमारे पास इक्वल है 8x² -3 के। आपको यहाँ x की जगह पर चाहिए 1, तो हम जहाँ पर x है उसकी जगह पर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर -3, S1 वैसे ही रहेगा 8। 1 का जब आप स्क्वायर लेंगे 1 1 जा क्या होता है 1 -3, 8 1 जा हो जाएगा 8 -3, 8 -3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो S1 का आंसर आपके पास क्या आ गया है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है S -9। यहाँ पर S है तो आपको वही दोबारा S की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में दी हुई थी, वो है Sx इज इक्वल टू 8x² -3। अब आपको x की जगह यहाँ पर क्या चाहिए -9, तो x की जगह पर हम लिख देते हैं -9। इधर भी यहाँ पर x की जगह हम लिख देंगे -9 का स्क्वायर -3, यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा 8। माइनस का जब स्क्वायर लेंगे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 9 का स्क्वायर जब लेंगे 9 × 9 हो जाएगा 81 -3। अब आपने 8 को 81 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 648। 8 को जब आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 648 -3। 648 को आप 3 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 645। तो S -9 का आंसर आपके पास आ गया 645। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे S 7/2। S है तो आपको Sx वाली इक्वेशन लिखनी होगी। Sx इज इक्वल टू 8x² -3, x की जगह आप लिख दें 7/2, 8 x स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिख दें 7/2, और स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 7 7 8। पहले तो आप इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे ना, यहाँ पर स्क्वायर है 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, ठीक है, और 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -3।
ठीक है, अब आपने लिखना है यहाँ पर S7/2, ठीक है, और यहाँ पर 8 को अपने 49 से मल्टीप्लाई ना करें बल्कि कैंसिल कर दें। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को आप 49 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98। 98 को आप माइनस करेंगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 95, ठीक है। तो ये आंसर आ गया S7/2 का 95। इस तरह से पार्ट नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ f-2 इज इक्वल टू 3 एंड f4 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको एक इक्वेशन दी हुई है f(x) वो है ax प्लस b, और आपको दो यहाँ पर और इक्वेशन दी हैं वो है f-2 और ये वाली। आपने पहले इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करना है, फिर इस इक्वेशन को हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। आपने अब ये वाला यूज़ करना है, ये क्या है f-2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर है f(x) और यहाँ पर है f-2, तो आपने x की जगह पर ना यहाँ पर -2 लिख देना है, ठीक है। और जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे -2, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब उन्होंने हमें यहाँ पर कहा है f-2 जो है वो बराबर होता है 3 के, तो हम f-2 की जगह यहाँ पर लिख देंगे 3, और यहाँ पर 2 जब -2a से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा -2a प्लस b। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया 3 - 2a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 फाइंड हो जाएगी। देखते हैं, अब हम लिख देते हैं यही वाली इक्वेशन दोबारा, वो है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। और उसके साथ हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास है f4 इज इक्वल टू 10, जो हमें दी हुई है दूसरी इक्वेशन वो है f4 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर है f(x), अब x की जगह पर क्या लिख देंगे 4, यहाँ पर भी x की जगह आपने लिख देना है 4 प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया f4 किसके बराबर है 10 के, तो इस f4 को हम लिख देंगे 10 के इक्वल। 4 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4a प्लस b, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है और दूसरी इक्वेशन ये वाली है। आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, फिर ये वाली लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को भी माइनस करेंगे। देखिए लिखते हैं, आपने पहले इक्वेशन नंबर बी का राइट हैंड साइड लिखनी है 4a प्लस b, उसको माइनस करेंगे -2a प्लस b से, फिर 10 को माइनस करेंगे 3 से। देखिए लिखते हैं, पहले आप लिखें 4a प्लस b, दरम्यान में माइनस, और ये वाली इक्वेशन -2a प्लस b, और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे 10 - 3, ठीक है। अब देखते हैं 4a प्लस b, माइनस माइनस हो जाएगा +2a, प्लस माइनस हो जाएगा -b इज इक्वल टू 10 - 3 हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखें आप +b -b से कैंसिल हो जाएगा, 4a और 2a कितना होता है 6a 7, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 7/6, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 7/6। अब आपने इन दोनों में से कोई भी इक्वेशंस उठा लेनी है, इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, और वहाँ पर a की वैल्यू आपने लिख देनी है, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b। आपने यहाँ पर a की जगह पर ना ये वाली वैल्यू लिख देनी है, 10 इज इक्वल टू, ठीक है, 10 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर a की जगह हम a की वैल्यू लिख देंगे, वो है 7/6, ये जो आंसर हमारे पास आया था, प्लस b, ठीक है। 10 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 7 ज़ा हो जाएगा 14, और नीचे आ जाएगा 3, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 वैसे नीचे आ गया, प्लस b। अब आपने मालूम करना है यहाँ से b, तो आप b को इधर ही रहने दें, इधर इस साइड पे क्या है 10, ये 14/3 है, इस साइड पे प्लस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 14 - 14/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 - 14/3 इज इक्वल टू b। अब इनका आपने एलसीएम लेना है, देखते हैं एलसीएम आ जाएगा 3, और इसके नीचे हम लिख देते हैं 1। 3 जब 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 10 हो जाएगा 30,
और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 1 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 1 ज़ा 14, ठीक है। 30 माइनस 14 अब आपने करना है। 30 माइनस 14 आपके पास होता है 16, 16 ओवर 3, तो ये आपका आंसर आ गया बी का आंसर आपके पास आ गया 16 ओवर 3, और ए का हमारे पास आंसर आया था 7/6, तो ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन के एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ़ के एक्स इज इक्वल टू 100। बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया। आपने इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन हमें दी हुई है के एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5, और उन्होंने खुद बताया के एक्स जो है वो 100 के बराबर है, तो के एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 100। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 5, 7x को इसी साइड पर रहने दें, 100 भी इसी साइड पे रहने दिए, -5 दूसरी साइड पे जाकर +5 हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 105। 100 को आप 5 में प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 7x, ठीक है। x को आप इस साइड पे रहने दें, और 105 से 7 उस साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। आपने 105 को कैलकुलेटर से 7 पर डिवाइड कर लेना है, और आपको पता है 105 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। ये आपने कैलकुलेटर से 105 डिवाइड बाई 7 कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 15, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, और आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। G4 है 20 और G0 है 5। पहले आपने इस इक्वेशन को G4 के साथ सॉल्व करना है। देखते हैं इक्वेशन क्या है हमारे पास। Gx इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, और इक्वेशन हमारे पास पहली है G4 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर है x और यहाँ पर है 4। आपने क्या करना है, x की जगह पर 4 लिख देना है, यहाँ पर आ जाएगा G4, और यहाँ पर भी x की जगह पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो उन्होंने खुद का G4 जो है वो 20 के इक्वल है, तो G4 के नीचे हम लिख देंगे कि G4 इक्वल है 20 के, ये उन्होंने बताया था। और 4 4 का क्या होता है 16, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16, और ये m प्लस n, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n। अब हम करेंगे Gx mx स्क्वायर प्लस n को G0 इज इक्वल टू 5 के साथ। तो देखिए जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है Gx की, हमारे पास इक्वेशन है Gx इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस n, और हमारे पास सेकंड वैल्यू जो उन्होंने हमें दी है वो है G0 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपने यहाँ पर x की जगह पर 0 लिखना है, ठीक है। x की जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे 0, और यहाँ पर भी x की जगह पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। ये हो जाएगा G0 वैसे ही आ जाएगा, और 0 जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है पूरा 0 हो जाएगा प्लस n। तो G0 की उन्होंने वैल्यू बताई थी वो किसके बराबर है 5 के, तो G0 की जगह हम लिख देंगे 5, और यहाँ पर आ जाएगा n, ठीक है। हमारा n का आंसर क्या आ गया 5। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लेनी है जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई, ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर n की जगह पर जो हमने आंसर निकाला है n का 5, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, 5 लिख देना है n की जगह पर, बाकी आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 16m प्लस 5, ठीक है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन थी वो है 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n, ये थी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। अब आपने n की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देना है 5, 20 इज इक्वल टू 16m प्लस 5, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 5 इस साइड पर रह जाएगा 16m, और यहाँ पर आ जाएगा 15, 20 में से 5 जाएंगे 15, और यहाँ पर 16m, m को आपने इसी साइड पर रहने देना है, और 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपका आंसर आ गया m इज़ इक्वल टू 15/16। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 15/16 का, और n का हमारे पास आंसर आया था 5, ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आ शॉपिंग mall has 100 products from various categories labeled from 1 to 100 represent the universal set U। उन्होंने कहा है यूनिवर्सल सेट U जो है वो 1 से लेकर 100 तक है, यानी U में कहाँ तक एलिमेंट्स है 1 से 100 तक। और उसके बाद उन्होंने सेट A हमें बताया, सेट A है इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स। सेट A में 30 है टोटल, कहाँ से 1 से लेकर 30 तक आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। इसी तरह से सेट
बी में आपने लिखना है 31 से 35 तक। उसके बाद सेट सी में आपने लिखना है 76 से 100 तक एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम पहले तो इनके सेट्स बना लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनकी सेट बनाकर लिखना है। हम लिख लेते हैं यू का सेट हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने खुद बताया कि यू का सेट जो है 1 से 100 तक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 100 तक। इसी तरह से अब हम बनाते हैं सेट ए जो है वो हमारे पास है 1 से 30 तक, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 30 तक, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सेट बी हम लिखते हैं। सेट बी हमारे पास है 31 से 35 तक, 31 32 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 35 तक। उसके बाद जो है वो सेट सी है वो है 76 से 100 तक। इसी तरह से उन्होंने सेट नंबर बी हमें बताया हुआ है 31 से 55 तक है, तो आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे 31 से 55 तक। के बाद सेट सी में उन्होंने कहा था कि आपके डिजिट से 76 से 100 तक, ठीक है। तो आपने सी में लिख देना है डिजिट 76 से 77 78 कहाँ तक, 100 तक। तो ये हमने इनकी, उन्होंने कहा राइट टेबुलर फॉर्म, हमने इनकी टेबुलर फॉर्म लिख दी। उन्होंने कहा फाइंड यूनियन, आपने इनका यूनियन मालूम करना है। ए बी और सी का आपने यूनियन मालूम करना है, इन तीनों का। तो देखें करते हैं मालूम। आप यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट लगा देनी है। इसी तरह से हम ए के नीचे ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, वो हैं 1 से 30 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 30 तक, यूनियन, फिर राउंड ब्रैकेट। बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 31 32 33 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 55 तक हैं, यूनियन। सी के एलिमेंट्स हैं 76 77 78 100 तक। अब आपने यूनियन मालूम करना है, तो पहले तो आप ये वाला सेट वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये है 1 2 3 अप टू सो ऑन 30 तक, यूनियन। अब इन दोनों का आपने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होने, 31 से 55 तक है। पहले तो 31 से 55 तक सारे डिजिट्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है, 76 से, तो 55 के बाद हम लिखेंगे 76 77 78 और फिर ये कहाँ तक है, 100 तक। तो ये हमारा सेट बन गया। पहले 31 से 55 तक डिजिट्स हैं, फिर 76 से 100 तक हैं। अब आपने इन दोनों का यूनियन ले लेना है, ठीक है। यूनियन में कैसे होता है, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से 30 तक तो सारे डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 3 30, फिर 31 भी है 55 भी, यानी 1 से लेकर 55 तक तो सारे डिजिट्स हैं। 30 तक यहाँ तक थे और 31 यहाँ से स्टार्ट है। 1 से 55 तक यहाँ पर सारे डिजिट्स हो गए। उसके बाद 76 77 78 अप टू सो ऑन 100 तक। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप बुक से देखें, वो है आउट ऑफ 180 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, टोटल 180 स्टूडेंट्स हैं जो एनुअल एग्ज़ाम देते हैं और 120 जो है वो मैथ के टेस्ट में पास हो जाते हैं और 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस के टेस्ट में पास होते हैं एंड 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ और साइंस दोनों के टेस्ट में पास होते हैं। आपने इसमें पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, सी और डी फाइंड करना है। सबसे पहले आपने वो डेटा लिख लेना है जो आपको दिया हुआ है, फिर हम उसको ए बी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो है 180 थे। आपने लिख देना है कि हम एम से उन स्टूडेंट्स को लिखेंगे जो मैथ टेस्ट पास करते हैं और आपने एच से उन स्टूडेंट्स को लिख दिया जो साइंस टेस्ट पास करते हैं। उसके बाद अब डेटा देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, मैथ के स्टूडेंट्स का क्या है और साइंस के स्टूडेंट्स का डेटा क्या है। 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया, तो आप लिखेंगे एन एम, यानी मैथ स्टूडेंट्स टेस्ट किन बच्चों ने पास किया, 120 स्टूडेंट्स ने। और उसके बाद साइंस टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने पास किया है, एन एस, वो कितना हो गया 90, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है एंड 60 पास बोथ दी मैथ एंड साइंस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आ गया एंड का मतलब आपको पता है, जहाँ पर एंड आता है वहाँ पर हम लगाते हैं इंटरसेक्शन, एम फॉर मैथ एस फॉर साइंस। एम और एस के दरमियान हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन एस, और उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60। एम इंटरसेक्शन एस का आंसर हमारे पास क्या आ गया 60। एम इंटरसेक्शन एस का हमारे पास आंसर आ गया है 60।
ये डेटा हमने लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर ए उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास ईदर मैथ और साइंस टेस्ट। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ का टेस्ट पास करेंगे या साइंस का टेस्ट पास करेंगे। आपको पता है और का मतलब क्या होता है, यूनियन। एम यूनियन एस फाइंड करना है हमने, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, एन एम यूनियन एस। और आपको पता है मैंने बताया था फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं। यूनियन को हम एक साइड पे लिखते हैं, उसके बाद इन दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखते हैं। दूसरी साइड पे हम लिखेंगे एन एम और प्लस लिखेंगे एन एस, फिर लिखते हैं हम इंटरसेक्शन, ठीक है। लास्ट में आपने इंटरसेक्शन लिखना होता है, जो दो नंबर्स का इंटरसेक्शन होता है वो लिखते हैं, सब नंबर्स का इंटरसेक्शन लिखते हैं। फिर यहाँ पर दो ही नंबर्स हैं तो हम इंटरसेक्शन को माइनस करके लिखेंगे माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस, ठीक है। इस साइड पर यूनियन होता है और इस साइड पर इंटरसेक्शन। एन एम की आपके पास वैल्यू क्या थी 120 प्लस एन एस की आपके पास क्या थी वैल्यू 90 और इसकी वैल्यू थी 60। 120 को आप 90 में प्लस करें और उसके साथ 60 से माइनस करें। देखें 120 और 90 हो जाएगा 210। 210 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। तो इसका मतलब है 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है या फिर साइंस का टेस्ट। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ टू टेस्ट। देखिए पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वहाँ पर फ़र्क ये है, वहाँ पर आपने मालूम करना था मैथ या साइंस का टेस्ट किन बच्चों ने पास किया, और यहाँ पर उन्होंने पूछा मैथ या साइंस का टेस्ट, दोनों टेस्ट कौन से बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ही पास नहीं किए। तो ये आपने यहाँ पर फाइंड करना है एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इससे उलट फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर नॉट आ गया, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपने यहाँ पर मालूम करना है एन एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, और आपको पता है जिस भी चीज़ का हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना उसको यू में से माइनस करते हैं, तो आप एन भी यहाँ पर लगाएंगे, एन यू में से आप माइनस करेंगे एम यूनियन एस को। तो आपको पता है एम यूनियन एस का हमने अभी आंसर निकाला 150 और एन यू का आंसर हमने ऊपर लिखा था कि टोटल स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट में कितने थे 180। तो एन यू की जगह हम लिख देंगे 180 और जो आंसर हमने अभी फाइंड किया था वो है 150। तो 180 में से 150 चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 130। तो ये आपका आंसर है पार्ट नंबर बी का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास साइंस टेस्ट बट नॉट मैथ। ऐसे स्टूडेंट्स आपने फाइंड करने हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट तो पास किया लेकिन वो मैथ में फेल हो गए। अब आपने फार्मूला जो है ना वो सेम ऊपर वाला ही यूज़ करना है जो हमने ऊपर यूज़ किया था। देखें पार्ट नंबर ए में आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था ना, एन एम प्लस एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। अब आपने सिर्फ फाइंड करने साइंस के स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट फाइंड नहीं करने, तो सिर्फ इस वाले को निकाल दें एन एम को, बाकी रह जाएगा एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। तो आपके फार्मूले में बस ये दो चीज़ें आएंगी एन एस और ये, ठीक है। ये वाला आपने नहीं लिखना। तो देखें लिखते हैं फार्मूला हम लिखेंगे एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस, ठीक है। एम को हमने नहीं लिखा, बाकी फार्मूला सेम है। और आपको पता है एन एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 90 और इंटरसेक्शन की हमारे पास थी 60। तो 90 माइनस 60 का आंसर आ जाएगा 30। तो 30 इसका आंसर है। पार्ट नंबर डी है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन साइंस टेस्ट। देखिए हमने पढ़ा था एन एस जो होता है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में पास हुए। अगर आपने ये मालूम करना है कि वो स्टूडेंट्स निकालें जो साइंस में फेल हुए, तो आपको निकालना पड़ेगा एस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एन एस का मतलब है वो स्टूडेंट जो साइंस में पास हुए और एन एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो स्टूडेंट जो साइंस में फेल हुए। आपने निकालना है एन एस का कॉम्प्लीमेंट, और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यू में से माइनस करेंगे एन एस को, और आपको पता है एन यू की हमारे पास वैल्यू जो थी वो थी 180 और एन एस साइंस में कितने स्टूडेंट्स पास हुए थे आपको पता है पहले आपने डेटा लिखा था वो है 90। 180 माइनस 90 हो जाएगा 90। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 के 4 पार्ट थे, ए बी सी डी, हमने चारों सॉल्व कर लिए, बहुत इजी थे, सेम फार्मूला में यूज़ हो रहा था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 में है in a software house of a city, 300 software developers, a survey was conducted to determine which programming language liked more. The survey revealed the following statistics. उन्होंने कहा है सॉफ्टवेयर हाउस में टोटल डेवलपर्स हैं 300 और उसके बाद उन्होंने फॉलोइंग डेटा बताया है कि कौन से डेवलपर को कौन सी लैंग्वेजेस पसंद है।
उसके बाद उन्होंने कहा है कि 150 डेवलपर लाइक पैथन, ये लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की कि 150 डेवलपर्स को जो है वो पैथन लैंग्वेज पसंद है, 130 डेवलपर्स को जावा पसंद है और 120 डेवलपर्स को PHP पसंद है। ये लैंग्वेजेस के नाम है पैथन, जावा एंड PHP, ठीक है। और 70 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको पैथन और जावा दोनों पसंद है, ठीक है, यहाँ पर एंड है। और 60 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको पैथन और PHP दोनों पसंद है और 50 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको जावा और PHP दोनों पसंद है और 40 डेवलपर ऐसे हैं जिनको ये तीनों लैंग्वेजेस पसंद है, पैथन, जावा एंड PHP। तो पहले सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं जो हम यूनिवर्सल सेट का हमें डेटा दिया हुआ था, टोटल डेवलपर्स हैं 300। उसके बाद हम नाम लिखते हैं, हम लिखेंगे P से, हम लिखेंगे P डिनोट्स developers like Python। P से हम उन डेवलपर्स को लिखेंगे जिनको पैथन पसंद है और J से हम उनको लिखेंगे J डिनोट्स डेवलपर लाइक जावा। J से उन लोगों को लिखा जिनको जावा पसंद है और उसके बाद और जिनको PHP लैंग्वेज पसंद। उसके बाद PHP को हम P से नहीं लिख सकते क्योंकि P से हमने पहले पैथन को लिख दिया, तो यहाँ पर H है, H से हम लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं H डिनोट्स डेवलपर लाइक PHP। एज से हमने उन लोगों को लिखा है जिनको PHP पसंद है। यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया, उसमें है 300। उसके बाद हम लिखते हैं, देखें उन्होंने हमें डाटा में बताया था कि पैथन जो है वो 150 लोगों को पसंद है, तो हम लिख देते हैं NP, पैथन कितने लोगों को पसंद है 150। उसके बाद उन्होंने कहा था जावा, J से 130 लोगों को पसंद है, NJ वो हम लिख देते हैं, वो पसंद है 130 को डेवलपर्स को, और PHP 120 को पसंद है, तो PHP को हमने H से लिखा था तो हम लिख देंगे 120। उसके बाद उन्होंने कहा 170 डेवलपर्स लाइक पैथन एंड जावा, P से पैथन, J से जावा और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन J का आंसर हमारे पास क्या है 70, P इंटरसेक्शन J का हमारे पास है आंसर 70। उसके बाद है 60 डेवलपर्स लाइक पैथन एंड PHP, P फॉर पैथन लिखा था और H फॉर PHP, P एंड H और एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन H का आंसर आ जाएगा 60, P इंटरसेक्शन H का आंसर हमारे पास है 60। उसके बाद है 50 डेवलपर्स लाइक जावा एंड PHP, J से जावा और H से PHP, J एंड H और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H का आंसर है 50, J इंटरसेक्शन H का आंसर हमारे पास है 50। उसके बाद 40 डेवलपर्स लाइक 3 पैथन, जावा एंड PHP, और 40 ऐसे हैं जिनको पैथन, जावा और PHP तीनों पसंद है, एंड है तो इंटरसेक्शन लगाएंगे तीनों के दरमियान में, N पहले P फॉर पैथन, J फॉर जावा और PHP को हमने लिखा था H से, यहाँ पर एंड है तो हम लगाएंगे इंटरसेक्शन और इन तीनों का आंसर हमारे पास क्या है 40, ठीक है। तो ये हमें डेटा था टोटल जो दिया हुआ है, हमने वहाँ से देख कर लिखा है क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद पहला पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ वन ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस। तो आपने ये बताना है कि कौन से डेवलपर हैं जो ये तीनों लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, या फिर पैथन यूज़ करेंगे या जावा या फिर PHP, तीनों में से कोई एक करते हैं। तो इसका मतलब है आपने इनका यूनियन निकालना है, ठीक है। तो आपने निकालना है P यूनियन J यूनियन H, और आप स्टार्ट में लिखते हैं N, और इसका फार्मूला ये होता है, आपने पहले सबको सेपरेट लिखना होता है, आप लिखेंगे NP, उसके बाद प्लस NJ, उसके बाद प्लस NH, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये दो इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ दी होती हैं इनको आप माइनस करके लिखते हैं, इसको भी, इसको और इसको माइनस करके लिखेंगे, माइनस NP इंटरसेक्शन H माइनस NJ इंटरसेक्शन H माइनस N, कौन सी वाली रहेगी, ये वाली भी लिख दिया और ये वाली भी, ये रह गई P इंटरसेक्शन J, ठीक है। इन तीनों के इंटरसेक्शन को हमने माइनस करके लिख दिया, लास्ट में जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है इसको प्लस करके लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस
P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन एज। ठीक है, अब जो आपको वैल्यूज़ दी हैं आपने ऊपर से देखकर लिख लेनी है। ये वैसे ही आ जाएगा, ये आपने मालूम करना है P यूनियन J यूनियन एज। एन पी का आंसर आपको दिया हुआ था 150, एन जे के एलिमेंट्स है 130, एन एच है 120 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा P इंटरसेक्शन एच, इसका आंसर है 60, J इंटरसेक्शन एच का आंसर है 50, -50 आ जाएगा और P इंटरसेक्शन J का आंसर है 70, -70 और एंड में प्लस करेंगे इसको, यह है +40। तो आपने इसको कैलकुलेटर से कर लेना है, देखते हैं। आपने करना है 150 + 130 + 120 और उसके बाद माइनस करना है 60, माइनस करना है 50, माइनस करना है 70 और फिर उसके बाद एंड में प्लस कर देना है 40। हमारा आंसर आ गया 260, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है 260। तो ये पार्ट नंबर ए का हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर बी है, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ वन ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस। कौन से डेवलपर्स हैं जो इनमें से वन ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस के इनमें से एक लैंग्वेज यूज़ करें। वन ऑफ दीज यानी कोई ना कोई वो एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे इनमें से। वन ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस का मतलब है या तो वो जावा यूज़ करेंगे या PHP। आपने एक निकालना है, यानी वो स्टूडेंट्स पहले वो डेवलपर्स निकालेंगे आप पहले जो सिर्फ जावा यूज़ करते हैं, फिर आप वो निकालेंगे जो सिर्फ पैथन यूज़ करते हैं, फिर आप वो डेवलपर्स निकालेंगे जो सिर्फ PHP यूज़ करेंगे। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। यहाँ था हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 लैंग्वेज, यानी कम अज़ कम वो कोई एक लैंग्वेज यूज़ करते हो, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 3, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम, यानी कि कम अज़ कम एक लैंग्वेज यूज़ करें। यहाँ पर था एटलीस्ट और यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपने सब लैंग्वेजेस का निकालना था कि PJH कौन सी लैंग्वेज, मतलब कम अज़ कम एक, ज़्यादा भी उससे यूज़ कर सकते हैं, तो आपने सारी लैंग्वेजेस का निकाला है। यहाँ पर उन्होंने जस्ट कहा है कि आपने 1 लैंग्वेज का निकालना है, तो आपको सबका सेपरेट निकालना होगा, जावा, पैथन और PHP का। ठीक है, आपने लिखना है डेवलपर, पहले हम निकालते हैं पैथन के लिए। ठीक है, पैथन के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। पैथन के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फाइंड करना है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ वन ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस के पैथन कौन कौन से डेवलपर यूज़ करते हैं। सिर्फ पैथन का निकालना है। देखिए आपने ना ऊपर वाले फार्मूले को फॉलो करना है। वहाँ पर देखें आपने ना इस फार्मूले में क्या लिखना है, पैथन के लिए निकाल लेना, तो जावा और एच को आप निकाल देंगे। आप वो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जिसमें P आ रहा है, ये वाली यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर P आ रहा है, ये वाला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर P आ रहा है, ये वाला यूज़ करेंगे, और ये वाला ये यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला भी यूज़ नहीं करेंगे, ये भी यूज़ नहीं करेंगे। जिसमें P नहीं आ रहा वो आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, पैथन के लिए फाइंड करते हैं हम। पहले लिखेंगे NP, उसके बाद ये वाला लिखेंगे, फार्मूला वही सेम रहेगा, -P इंटरसेक्शन एच, माइनस फिर ये वाला यूज़ करेंगे NP इंटरसेक्शन J, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे +NP इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। ये हमने जस्ट हम निकाल रहे हैं पैथन के लिए। अब आपने वैल्यू लिख देनी है। NP की हमारे पास जो वैल्यू थी वो है, NP की वैल्यू हमारे पास थी 150। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास P इंटरसेक्शन H की वैल्यू हमारे पास है 60, -60। उसके बाद आप P इंटरसेक्शन J की वैल्यू है -70 और इसका हमारे पास आंसर है 40। तो इन सबको आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो पैथन का आंसर हमारे पास आ गया 60। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम जावा के लिए फाइंड करेंगे। तो जावा में कौन से यूज़ करेंगे, NJ, ये वाला जहाँ पर J यूज़ हो रहा है, ये वाला और ये वाला, बाकी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं जावा का फार्मूला लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं जावा के लिए फार्मूला, पहले लिखेंगे NJ, उसके बाद -NP इंटरसेक्शन J, -NJ इंटरसेक्शन H, और लास्ट में आ जाएगा +NP इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। आपने क्वेश्चन देखकर पीछे से वैल्यूज़ लिख लेनी है। हमने फाइंड की थी NJ का हमारे पास आंसर था 130, -70, -50 J इंटरसेक्शन H का, और लास्ट में +40। आपने इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है और हमारा NJ का आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। तो जावा जो डेवलपर यूज़ करते हैं वो है 50। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे PHP के लिए। PHP कौन से लोग यूज़
तो ये हमारा फार्मूला है PHP का NH माइनस NP इंटरसेक्शन H माइनस H इंटरसेक्शन G प्लस NP इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन H। आपने इनके नीचे सारी इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। NH की वैल्यू थी 120 माइनस 60 और इसकी वैल्यू है माइनस 50 और लास्ट में है आपके पास 40। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो PHP का हमारा आंसर आ गया 50। और नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है हाउ मैनी डेवलपर डज नॉट यूज़ एनी 3 लैंग्वेजेस। वो कौन से डेवलपर्स हैं जो ये तीनों ही लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते। पार्ट नंबर सी जो है वो पार्ट नंबर ए से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। देखें, ये देखें, ये है हमारे पास पार्ट नंबर ए जो हमने पहले किया था, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एटलीस्ट 1 ऑफ 3 लैंग्वेजेस। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने बताना था कि कौन से डेवलपर्स हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं और यहाँ पर बताना है वो कौन से डेवलपर्स हैं जो एक भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती। यानी कि इससे ये सवाल उलट है, ऑपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पर हमने फाइंड करना था P यूनियन J यूनियन H, और जब आपको पता है जब सवाल ऑपोजिट हो जाए तो हमें उसका क्या मालूम करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हम P यूनियन J यूनियन H का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे यहाँ पर पार्ट नंबर सी में। ये इससे उलट है, पार्ट नंबर ए से हमने मालूम करना है NP यूनियन J यूनियन, सॉरी यहाँ पर J है, J यूनियन H का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है U माइनस P यूनियन J यूनियन H के। यानी कि कॉम्प्लीमेंट को हम U से माइनस करते हैं, यहाँ पर भी N लिख देंगे और यहाँ पर भी N U की आपको वैल्यू पता है। यूनिवर्सल सेट में आपको वैल्यू दी हुई थी 300, ये लिखी हुई यूनिवर्सल सेट की, तो हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट का हमारे पास आंसर है 300 और पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आया था 260। तो 300 में से 260 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 300 NU की जगह पर, और इसका हमारे पास आंसर था 260। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। इसका मतलब ये है कि 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी बिल्कुल सेम है पार्ट नंबर बी के, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। पार्ट नंबर बी में आपने तीनों लैंग्वेज निकाली थी ना, पैथन, जावा और PHP। इसमें सिर्फ आपने निकाली है नंबर ऑफ डेवलपर यूज़ ओनली PHP। यही जो PHP वाला पार्ट है जो आपने पार्ट नंबर बी में किया था, सेम आपने यहाँ पर कर देना। देखें, यहाँ पर लिख देते हैं PHP इज़ इक्वल टू NH माइनस NP इंटरसेक्शन H। बिल्कुल सेम वही लिखना है, सिर्फ PHP का बताना है, उसमें इन तीनों का बताना था। NH इंटरसेक्शन J प्लस NP इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। वही आपने सारी वैल्यूज़ लिख देनी है। वो क्या है, 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40 और इसका आंसर हमारे पास आ गया था 50। बिल्कुल सेम वही किया जो पार्ट नंबर बी में हमने PHP का निकाला था, वही आपने सेम उठाकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं।